ड्रीमर्स। आज तारीख है 13 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम ये देखेंगे कि कार्टून ऑफ द डे बोलता क्या है। कार्टून ऑफ द डे में ये बात की जाती है कि हमारे माइग्रेंट वर्कर एक मार्जिन से उठते हैं और उन्हें दूसरे मार्जिन तक यहाँ तक जाना होता है। ठीक है। और इस पूरे वे में, इस पूरे रास्ते में उनके पास कोई बेस नहीं है। आप देख सकते हो कि वो निराधार केवल एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक मार्जिन से स्टार्ट होते हैं। मीन अगर वो अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पर मार्जिन पे रहने का मतलब ये है कि वहाँ पर उनकी जॉब जा चुकी है, वहाँ पर भी उनकी जान को ही खतरा है, क्योंकि वायरस सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है? अर्बन सिटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। ठीक। अब वो एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन पर जा रहे हैं गांव में, जहां पर फसल तो पैदा हुआ है लेकिन वहां पर बिकने के चांसेस बहुत कम है। और इस पूरे ऑन द वे में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला है, उनके लाइफ को यहाँ पर थ्रेट है। राइट। यही आर्टिकल में बात की जाती है। चलिए आर्टिकल के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल के डिस्कशन के रिगार्डिंग हमारे पास जो आज की डेट पे जो पहला आर्टिकल है वो ये जनधन खाते या जैम के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल में ये जो जैम वर्ड लिखा हुआ है, जैम ट्रिनिटी 2015 के इकोनॉमी सर्वे में इस वर्ड को यूज किया गया था। उसी वर्ड को बेस बना करके यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है। जैम का मतलब क्या होता है? जे फॉर द जनधन अकाउंट, ए फॉर आधार कार्ड एंड एम फॉर मोबाइल। मीन तीनों को इंटरकनेक्ट करने के पश्चात गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 2015 में पीएम मोदी ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ठीक। राइटर कहते हैं कि ये पूरा जो इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया था ये पूरी तरह से फ्लॉ निकला। इसमें बहुत ढेर सारी एरर्स हैं और ये अपने आउटकम को, वो जो आउटकम इससे निकलना चाहिए था वो आउटकम इससे निकल नहीं पाया। फिर राइटर कहते क्या है कि जनधन अकाउंट को ओपन करने के लिए इवन चूँकि टारगेट मिलता था, डीएम को टारगेट मिलता था, तो डीएम ने टारगेट को नीचे नीचे ट्रांसफ़र कर दिया। तो टारगेट की वजह से हुआ क्या कि फेक जनधन अकाउंट कि बिना आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के भी आज भी ढेर सारे जनधन अकाउंट खुले हुए हैं। ठीक है। तो जनधन अकाउंट जो आप चाहते थे कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पूरी तरह से करप्शन खत्म हो जाएगा, कह रहे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि जब आप जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए लोगों को टारगेट दे रहे थे तो उस समय जबरदस्ती बिना आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के भी खाते खुलवा लिए गए थे। और आज भी करोड़ों ऐसे खाते हैं जनधन के जिसमें ई वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। ठीक है। अब हालांकि आपने ई वेरिफिकेशन की वजह से कुछ खातों को ब्लॉक जरूर कर दिया है, लेकिन उस ब्लॉकेज का कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उसी सेम अकाउंट से फिर से जनधन का खाता खोल लिया गया है। और जो उसमें ड्यूरेबिलिटी होती है कि इतने समय तक आप आधार कार्ड को अपने अकाउंट से आप लिंक करवा सकते हो। ठीक। तो उस मार्जिन का फ़ायदा उठाया जाता है और आपकी ट्रांसपेरेंसी और आप जिस तरह से फंड को ट्रांसफ़र करते हो कर वो बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचता है, उस नीडी पर्सन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक। तो उसकी ये फेडिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें क्या है, ये पूरा इल्यूजन है आपका कि आपने ये जो जनधन अकाउंट और जो इनिशियली आप बहुत उत्सुकता है, बहुत इंथुसियाज्म से आपने इसे स्टार्ट किया था, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर नहीं रहा है। क्योंकि एक बड़ी आबादी है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं है, और स्टिल वो या फिर उसमें ईरर है या फिर उसमें कोई गलती है, तो इसकी वजह से वो प्रॉपर लिंक नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो वो फैसिलिटीज़ जो आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र कर दो, कह रहे हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन है जहां तक ये नहीं हो पा रहा है। अब डेटा की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि 44% ऐसे अकाउंट हैं जो जनधन खाते हैं, बट वो क्या है, आधार कार्ड से लिंक नहीं है। 19% ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड है ही नहीं। जब उनके पास आधार कार्ड नहीं है और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बिना आधार कार्ड के आप किसी भी बेनिफिशरी को उसका बेनिफिट देने से आप मना नहीं कर सकते हो, तो किस बात की ट्रांसपेरेंसी? मीन आपने 2015 में ये जैम ट्रियो वाला स्टार्ट किया था, कह रहे हैं तब से लेकर के अभी तक ये पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। कह रहे इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कुछ भी नया नहीं किया गया है। अब फिर बात करते हैं कि अब हमें करना क्या होगा। अब बैक टू कैश इन हैंड पर जाना होगा। एमजी नरेगा वगैरह का स्कीम हो गया। नरेगा वालों के पास क्या है, उनके पास जॉब का कार्ड है, तो जॉब के कार्ड की जितनी इफिशेंसी है उतनी इफिशेंसी आपके आधार कार्ड की नहीं है।
क्योंकि अगर जॉब का कार्ड है तो दे आर श्योर कि उन्हें वो 100 डेज़ का या 200 डेज़ का जॉब मिलेगा और उनको एंड ऑफ द डे सैलरी मिल जाती है। लेकिन जब आप बात करते हो कि खाते की, कि आपके पैसे खाते में जाएंगे, तो वो तो मजदूरी तो करते हैं, लेकिन अब चूंकि उनके खाते में पैसा जाना होता है और खाते में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, क्योंकि उस मजदूर के पास आधार कार्ड है ही नहीं। क्योंकि हर कोई इतना लिटरेट नहीं होता कि वो पूरी तरह से जा करके वो एक्सेस कर सके, आधार कार्ड को बनवा सके, और बनवा भी लिया तो उसे उस तरह से यूज कर सके। समटाइम गुम हो जाता है, समटाइम खो जाता है, समटाइम बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि आधार कार्ड ऑल टाइम एक पर्सन कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब जो कैश इन हैंड वाला सिस्टम था वो मच मोर बेटर था, कि कुछ पैसे कट के ही सही बट बेनिफिशियरी के पास मिल तो जाते थे। अभी तो पूरा पूरा पैसा केवल खाते में पड़ा रह जाता है और पैसे वो निकाल नहीं पाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। इसमें पूरी तरह से इस जैम इनिशिएटिव को ये क्रिटिसाइज ही करते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये बात करते हैं कि कोविड-19 के रिगार्डिंग स्टेट में लॉकडाउन किस प्रकार से इशू हुआ है, किस प्रकार से उसे फिनेंशियली और ज़्यादा हमें अपहेल्ड करना चाहिए था। ये पूरा आर्टिकल उसी पर डिपेंडेड है। ठीक, राइटर इसमें कहते क्या हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंसेस या कुछ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना चाहिए, सो दैट कि वो खुद से इनिशिएटिव ले सकें। और कुछ पर्क्स वगैरह की बात करते हैं। इससे पहले भी बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है कि लॉकडाउन जब ये 4.0 इशू हो, तो उसमें इनका ये सजेशन क्या है कि उनको कुछ फ्रीडम दिया जाए, उनको कुछ लिबर्टी दी जाए कि वो अपने कंसर्न को और अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को डील कर सके। लेकिन अभी क्या हो रही है कि नेशनल डिजास्टर वो एक्ट 2005 के रिगार्डिंग केवल सेंटर से गाइडलाइन आता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के रिगार्डिंग है। हुआ क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट को फैसिलिटेट तो किया गया है, लेकिन वहां पर उसकी स्पीड को बहुत नीचे रखा गया है। वहां पर 2G स्पीड है, तो 2G स्पीड की वजह से वहां पे मेजर फंक्शन तो वर्क करते नहीं हैं। और एक्सक्यूज़ क्या दिया जा रहा है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी को वायलेट नहीं होने दिया, नेशनल सिक्योरिटी के कारण हमने ये इस तरह के एक्शन लिए हुए हैं कि वहाँ पर 3G या 4G की स्पीड नहीं चलेगी। फिर यहाँ पे राइटर कहते हैं कि आर्टिकल 32 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने से रोकेगा, लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ही फेल हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए ना उसके पास। बट जम्मू एंड कश्मीर में पूरे 1 साल होने को आए, बट स्टिल अभी तक वहाँ से रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर तरीके से हटाया नहीं गया है। तो राइटर का कहना है कि यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से अपना जॉब अपनी ड्यूटी को निभाने में पूरी तरह से असफल हुआ है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये वाला, हाँ, इटली इंडिया एंड द कॉमन थ्रेड इन अ पार्टनरशिप। उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये। इटली के राजदूत हैं, इंडिया में इटली के राजदूत हैं, ये उनका आर्टिकल है। आर्टिकल में दो मुख्य बातें करते हैं। कहते हैं क्या है कि जब इंडिया में लॉकडाउन 3.0 रन कर रहा है, तो इटली में ये फेज़ 2 है। ठीक, और ये कॉमनिटी की बात करते हैं। कहते हैं कि इंडिया और इटली में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रेसिंग। हमने भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट किया हुआ है और इंडिया भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा है। इवन लॉकडाउन को जिस प्रकार से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमने किया क्या कि 4.5 मिलियन पीपल को फिर से उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करने के लिए आदेश दे दिया है। सिमिलरली इंडिया ने भी किया है कि एक बड़ी पॉपुलेशन को ग्रीन जोन के नाम पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हेल्दी पर्सन है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की अनुमति दी जा चुकी है। फिर राइटर कहते हैं कि वेरी सिमिलर, कि इटली और इंडिया में एक और बात सिमिलर है कि इटली 2021 में G20 कंट्रीज़ का सम्मेलन का वो करेगा, वो रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, और इंडिया 2022 में उस G20 सम्मेलन का क्या रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा। तो कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के पाथ में, दोनों कंट्रीज़ के वे में कोविड-19 को टैकल करने में काफ़ी सिमिलरिटी है। इसके अलावा कुछ भी रेलिवेंट नहीं है इस आर्टिकल में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, यह आर्टिकल वकील ने लिखा हुआ है, तो जब एक एडवोकेट लिखेगा तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बाल की खाल तो निकालेगा ही। ठीक, तो ये कौन है, ये प्रशांत भूषण जी हैं। ठीक, प्रशांत भूषण एक जाने माने लॉयर हैं। तो अभी लिखते क्या हैं
कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में लिखेंगे। बोलेंगे कि जो हमारे पास शेड्यूल 7 है, तो शेड्यूल 7 में किया क्या गया है कि स्टेट के सब्जेक्ट को, सेंट्रल के सब्जेक्ट को और कंकरेंट लिस्ट को, कह रहे तीनों को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है। फिर होता क्या है कि जो सेंटर का सब्जेक्ट है, जो स्टेट का सब्जेक्ट है और जो कंकरेंट है, मीन जो दोनों में है, लेकिन अगर कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो तीनों में डिफाइन नहीं है, तो आर्टिकल 248 के तहत उसके साथ क्या होगा कि वहाँ पे पार्लियामेंट के पास राइट होता है कि वो इसे लेजिस्लेट करे, वो इसे रेगुलेट करे। फिर राइटर कहते हैं कि पेंडेमिक वाली जो सिचुएशन है कोविड-19 की, इंडिया में सेंटर क्या कर रहा है, इसे नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 के तहत डील कर रहा है, जिसमें केवल किसके पास राइट होता है, केवल सेंटर के पास राइट होता है। ठीक है, बट ये सब्जेक्ट, ठीक है, अगर हम बात करें तो ठीक है, डिजास्टर स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक, तो वो केवल सेंटर देखेगा, लेकिन ये एक प्रकार की बीमारी है, तो जो हेल्थ के कंसर्न होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। ठीक, अब जब हेल्थ स्टेट के सब्जेक्ट में आता है और स्टेट को ही राइट नहीं है कि गाइडलाइन को इशू करने का, क्योंकि हुआ क्या है कि केवल केवल जो स्टेट होंगे, स्टेट के पास केवल एक ही व्यू है, केवल एक ही राइट है कि वो कर क्या सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन को घटा नहीं सकते हैं। ठीक, अगर कोई ग्रीन जोन में है तो उसको अगर ये चाहे, स्टेट चाहे तो रेड जोन में डाल सकता है, लेकिन जो ऑरेंज जोन में या रेड जोन में है तो उसको वापस से ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में अगर परिवर्तित करना है या उसमें चेंजेस लाने हैं, तो ये केवल कौन कर सकता है, ये केवल सेंटर कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता। ठीक, तो इसमें एडवोकेट यही बात करते हैं, कहते हैं ये तो जो मेरा हेल्थ कंसर्न है, कह रहे ये तो मेरा स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक, अगर ये स्टेट का सब्जेक्ट है फिर तो हमारे पास भी राइट होना चाहिए कि हेल्थ के रिगार्डिंग कि हम गाइडलाइन इशू करें कि कहाँ पर पैंडेमिक फैला है कि कहाँ पर नहीं फैला हुआ है। ठीक, फिर सेकेंड थिंग बात करते हैं कि ठीक है, आप बात करते हो कि ये हेल्थ वाला सब्जेक्ट है, बट स्टिल आप इसको डिजास्टर में काउंट करके डिजास्टर एक्ट 2005 के तहत आप इसे डील करते हो। फिर कहते हैं कि जो डिजास्टर होता है ये पहले बार डिफाइन नहीं है, डिजास्टर तो डिफाइन ही नहीं, और जो चीज़ डिफाइन नहीं होता है वो हमारे शेड्यूल में बड़ा बड़ा क्रिस्टल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि उसमें पार्लियामेंट गाइडलाइन इशू करेगा, ना कि सेंट्रल करेगा। ठीक, तो पार्लियामेंट तो फंक्शन कर ही नहीं रहा, तो इस प्रकार से तो पार्लियामेंट की गाइडलाइन आनी चाहिए थी, पार्लियामेंट की गाइडलाइन आ रही है, और इंडिया ने और सेंटर ने किया क्या है कि पूरी तरह से स्टेट को रिमूव करने के लिए एक एक्ट के थ्रू काम करना, उसी में अमेंड करना स्टार्ट किया, और जिसे बोल क्या रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब ये एडवोकेट साहब बोलते क्या हैं, कहते हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए था कि इन्हें स्टेट को थोड़ा सा राइट देने के लिए हमारे पास एक और लॉ है, हमें उस लॉ के तहत इस कोविड-19 को या इस पैंडेमिक को डील करना चाहिए था। उसे बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। कहते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में क्या है कि स्टेट के पास अथॉरिटीज़ होती हैं कि ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन को डिफाइन कर सके और अपने सिटीजन को फैसिलिटेट कर सके। लेकिन अभी सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत काम नहीं कर रहा। कह रहे लॉकडाउन 3.0 में हुआ क्या है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत काम किया जा रहा। ठीक, जो ये फेडरलिज्म पर, जो पूरी डेमोक्रेसी पर ये क्वेश्चन मार्क रेज करता है। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, इसमें ये आगे लिखा हुआ है कोविड-19 एंड द पाथ अहेड। यहाँ पाथ अहेड का कोई मेंशन यहाँ पे किया नहीं है कि उन्होंने फर्दर क्या होगा, बस ये केवल दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। कह रहे हैं कि 2003 में ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये भी फैला था, बट वो भी अफ्रीका और एशिया में नहीं फैला था। ठीक, जबकि वो यूरोप में ज़्यादा फैला था। तो कंपेयर कर रहे हैं कि आज की जो बीमारी है, कह रहे हैं ये भी अगर हम अमेरिका और यूरोप को देखें तो अमेरिका वगैरह में हुआ क्या है कि 37 लाख 37 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, करीब 13 लाख लोग वो हैं इन्फेक्टेड हैं, और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो
इतना ज़्यादा इन्फेक्शन अगर यूरोप में और नॉर्थन अमेरिका या वेस्टर्न अमेरिका में फैला है, लेकिन अगर एशिया की बात करें तो एशिया में उतनी प्रॉब्लम है नहीं। एशिया में अगर हम आज की डेट तक देखें तो 71,000 इन्फेक्टेड केसेस हैं और अप्रॉक्स 2,200 केसेस क्या हैं, डेथ के केसेस हैं। कह रहे हैं कि अगर उनसे कंपेयर करें तो फिर तो बहुत कम है। अब इसके रीज़न की बात करते हैं, कहते हैं क्या कारण है। कह रहे हैं कि ठीक है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यंग पॉपुलेशन है या अगर कोई यूथ है तो उससे ये कोविड-19 या कोरोना वायरस नहीं होगा। कह रहे इसका कोई प्रमाण तो है ही नहीं। ठीक, अब जब इसका कोई प्रमाण नहीं है तो हम इस बेसिस पर ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में ये इन्फेक्शन कम हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है। सेकेंड थिंग, कहते हैं कि इंडिया हो सकता है कि इंडिया ने टाइमली लॉकडाउन को इशू किया था तो इसकी वजह से यहाँ पर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन और कंट्रीज़ के अपेक्षाकृत कम है। कह रहे हैं ये सेकेंड रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया क्या है कि इक्वेटर के ज़्यादा क्लोज है, तो और जबकि अदर कंट्रीज अगर हम यूरोप की बात करें तो ये पोलर साइड पर ज़्यादा नज़दीक है, तो वहाँ पर क्या है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से मे बी कि इस तरह के जो वायरस हैं वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता हो। कह रहे हैं कि अभी तक इन तीनों में से किसी कारण का बहुत क्रिस्टल क्लियर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ इतना तो है कि एशिया और अफ्रीका में ये वायरस उतना तेज़ी से नहीं फैला है, उतना ज़्यादा डिजास्टरस नहीं हुआ है जितना अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए हुआ है। ठीक, ये इसके आगे सोल्यूशन की भी बात नहीं करते हैं। ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब इससे पहले जो हमने ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो पहला आर्टिकल डिस्कस किया था, ये वेरी सिमिलर, उसमें भी सेम बातें की जाती हैं कि करना क्या चाहिए था कि सेंटर को और स्टेट को दोनों को कंबाइन होकर के काम करना चाहिए। फिर इसमें अलग क्या बात करते हैं, इसमें केवल कुछ डिफरेंट स्टेट्स के बारे को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। कहते हैं कि केरला ने इतना अच्छा काम किया हुआ है तो केरला की जो इनकम है, जो अदर स्टेट की इनकम है, क्योंकि जीएसटी का, क्योंकि स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, कह रहे हैं कि जीएसटी में दो तरह का शेयर होता है, लेकिन अभी हो क्या रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो रन कर नहीं रही है और इसकी वजह से स्टेट का जो इनकम है कह रहे वो पूरी तरह से बंद है। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो प्रॉपर्टी वगैरह पर बिकने पर जो टैक्स वगैरह लगता था कह रहे वो स्टेट को मिलता था, कह रहे वो भी इसमें स्टेट को मिल नहीं रहा, तो कह रहे स्टेट की पूरी तरह से आमदनी तो खत्म है। और फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, फेडरलिज्म को रन करवाने के लिए ये सेंटर को स्टेट को पैसा देना चाहिए, ये उसी की बात करते हैं। तो आज के डेट पे जितना भी आर्टिकल था डिस्कस करने के लिए हमने सारे इंपॉर्टेंट और सारे रेलिवेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, देन थैंक यू सो मच।